Hello to everyone. Welcome to e-learning platform of उड़ान IAS Academy. CGPC मेंस एग्जामिनेशन 2020 के क्वेश्चन के एनालिसिस की इस सीरीज में बढ़ते हैं हम आगे और आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 जनरल स्टडीज थर्ड के पार्ट 2 में जहां इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का हम एनालिसिस करेंगे। बढ़ते हम इसी क्रम में। तो पहला क्वेश्चन जो आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है 2 मार्क्स का, जिसमें जो वर्ड लिमिट है वो है 30। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के पर्वत शिखरों का उल्लेख कीजिए। स्टूडेंट के द्वारा यहां आंसर भी दिया गया है और उन्हें जो मिले हैं वो है 1 मार्क। अब हम कुछ ऐसे और पॉइंट्स की बात करते हैं जिसमें कि संभावनाएं बढ़ सकती है कुछ और मार्क्स गेन करने की। जैसे कि हम यहां पर लिख सकते हैं, सीधा तौर पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको लिखना है, 2 मार्क्स का है ईस्टर्न घाट या पूर्वी घाट, और वहां पर आप लिख सकते हैं जैसे कि पूर्वी घाट की अगर बात की जाए तो पूर्वी घाट में आप यहां पर बता सकते हैं उड़ीसा वाले क्षेत्र में जहां पर आपके पास एक सर्वोच्च शिखर मिलता है, आप नाम लिख लीजिए जैसे कि महेंद्रगिरी। ऐसे ही आपके पास पूर्वी घाट में और भी कुछ क्षेत्र है, जैसे आप आंध्र प्रदेश तरफ आप जाते हो तो आपका नल्लामल्ला, पालकोंडा, वेलिकोंडा, नगारी, इस प्रकार के आप नाम लिखते हैं तो आपके पास जो संभावना है वो और अधिक बढ़ जाता है। बात करें जब हम पश्चिमी घाट की, मतलब कि इस वाले क्षेत्र के, तो इस क्षेत्र में भी हम सबसे पहले शुरुआत कर सकते हैं जो यहाँ पे हाईएस्ट पीक है। जब हम यहाँ पे हाईएस्ट पीक या सर्वोच्च शिखर की बात करें तो आपके पास ये केरला वाला एरिया, इस केरला में आपके पास अनाईमुड़ी सर्वोच्च शिखर, आप उसका नाम लिख सकते हैं। और कुछ पर्वतों का अगर आपको नाम लिखना है तो आप अन्नामलाई लिख सकते हैं, कुदेरमुख लिख सकते हैं, पुष्पगिरी लिख सकते हैं, डोडा बेटा लिख सकते हैं। इस प्रकार के अगर नाम स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लिखोगे तो संभावनाएं जो है वो और अधिक बढ़ जाएगी। बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो जो दूसरा प्रश्न है वो ये कह रहा है कि महानदी अपवाह तंत्र का प्रारूप क्या है। अब महानदी अपवाह तंत्र का प्रारूप मतलब कि वो वहां पर ड्रेनेज पैटर्न की बात किया जा रहा है। स्टूडेंट के द्वारा जो लिखा गया है उन्होंने बताया है कि ये बे ऑफ बंगाल में विसर्जित हो जाती है। फिर उन्होंने इस महानदी ड्रेनेज सिस्टम का छत्तीसगढ़ से उद्गम होकर के उड़ीसा में जाते हुए ड्रेनेज पैटर्न का नाम भी बताया है कि ये डेंड्रेटिक पैटर्न है। एक अच्छा पॉइंट इन्होंने लिया और इस प्रकार से जो स्टूडेंट है उन्होंने 1 मार्क गेन किया है। अब पॉसिबिलिटीज बढ़ाने के लिए कि 30 वर्ड लिमिट के अंतर्गत हम 2 मार्क्स की ओर कैसे और बढ़ सकते हैं, तो हम सबसे पहले इसी डेंड्रेटिक पैटर्न को उठाएंगे। डेंड्रेटिक अगर पैटर्न की अगर बात की जाए तो डेंड्रेटिक पैटर्न क्या होता है, वो इस तरीके का होगा, एक पेड़ के जड़ की तरह इस तरीके का जो अपवाह तंत्र है ये होता है डेंड्रेटिक पैटर्न। तो आपको सबसे पहले आप पॉइंट लिख सकते हो डेंड्रेटिक पैटर्न के नाम पर, डेंड्रेटिक पैटर्न, और इस डेंड्रेटिक पैटर्न का आप कारण दे सकते हैं। कारण क्या आएगा, अगर कारण की अगर यहां बात की जाए तो यहां देखिए आपके पास ये प्रायद्वीपी पठार हो गया हमारा भारत का। तो आप बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ से महानदी का उद्गम होकर के उड़ीसा के होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में विसर्जित हो रही है। तो ये जो प्रायद्वीपी पठार है यहां पर अगर आप देखोगे तो ये नीज चट्टानों से बना हुआ है, ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। ये प्रायद्वीपी पठार जो है यहाँ पर आपके पास वोल्केनिक इरप्शन या फिर लावा निर्मित आपके पास चट्टानें दिखाई देती है। तो ये इस प्रकार की चट्टानें जो सेडिमेंट्री रॉक भी कहलाती है, इसे इजीली इरोड किया जा सकता है, अपरदन किया जा सकता है। इसका यही कारण है कि प्राकृतिक तौर पर यहाँ पे जो अपवाह तंत्र हमें दिखाई देता है महानदी का, वो डेंड्रेटिक पैटर्न होता है। आप इस प्रकार के जब पॉइंट्स को लिखते हैं तो आपके पास मार्क्स गेन करने की जो संभावना है वो अधिक हो जाती है। बढ़ते हमारे अगले पॉइंट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर से 2 मार्क्स का, वर्ड लिमिट आपका 30 है। क्वेश्चन दिया गया है ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि के क्या कारण है, मतलब कि आपको रूरल पॉपुलेशन क्यों बढ़ जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। स्टूडेंट के द्वारा जो लिखा गया है आंसर, उनमें जो मार्क्स गेन किए हैं वो है 1 मार्क। ठीक, अब यहां पर उन्होंने बताया कि हाई फर्टिलिटी रेट है। अच्छा पॉइंट्स इन्होंने दिया, हम भी इन पॉइंट्स को आगे बढ़ा सकते हैं कि हाई फर्टिलिटी रेट, साथ ही साथ आप यहां पर जैसे कि इन्होंने लिखा कि लो डेथ रेट है, मतलब कि जो मृत्यु दर है वो कम है। तो आप यहाँ पे रीजन दे सकते हैं कि अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज होने की वजह से। साथ ही साथ इस अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज होने की वजह से आप यहाँ पे एक और पॉइंट दे सकते हैं कि इनका जो बर्थ रेट है वो काफी बढ़ गया है, मतलब कि जन्म दर बढ़ चुकी है।
और अगर हम अगले बिंदु की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बात कही गई है, जैसे कि नो कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग, एक अच्छी पॉइंट आप दे सकते हैं कि नो कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग, क्यों फैमिली प्लानिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिखाई नहीं दे रहा है? तो उसका कारण है कि अवेयरनेस की कमी होना, जागरूकता ना हो पाना कि छोटा परिवार सुखी परिवार। क्यों? क्योंकि जब ये बड़े परिवार की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक सोच हमें यह दिखाई देती है कि मोर चाइल्ड, अगर अधिक बच्चे होते परिवार बढ़ता है तो खेती बाड़ी जैसे और जो व्यवसाय है ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां पर उनके अपने लोग अधिक कार्य कर सकते हैं। परंतु आप इकोनॉमिकली आप जानते हैं कि एक ही खेत में हद से ज्यादा अगर वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देता है वहां पर। ठीक है, तो और साथ ही साथ यहाँ पे अगला बिंदु हमें दिखाई देता है वो है फैमिली प्लानिंग के साथ ही साथ मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस देना, मतलब कि बालक पाने के लिए वो जन्म दर जो रहती है वो बढ़ा दी जाती है, उन्हें और बच्चे चाहिए रहते हैं, जिसकी वजह से जो परिवार का संख्या है वो बढ़ता जाता है। क्योंकि आज भी उनकी मानसिकता ये रहती है कि अगर हमारा अपनी संतान लड़का रहा तो ज्यादा बेहतर रहेगा भविष्य के लिए, मतलब कि प्रेफरेंस टू मेल चाइल्ड। ये भी एक पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि के क्या कारण है। तो संभावनाएं आपकी बढ़ जाती है 2 मार्क्स के लिए। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से 2 मार्क्स का है, फॉर लिमिट 30 मिलेगी हमारे पास। कुटीर उद्योगों की विशेषताएं लिखिए। कुटीर उद्योगों की मतलब कि यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट को यहाँ पर 1 मार्क गेन हुआ है और स्टूडेंट ने जिन पॉइंट्स का इस्तेमाल किया है वो है स्मॉल इन्वेस्टमेंट, मतलब कि कैपिटल कम लगेगा, दूसरा मैनुअल इंटेंसिव, साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि स्मॉल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि मार्केट की बात किया इन्होंने, मार्केट जो रहता है वो छोटा रहता है, और बेसिक कमोडिटीज मतलब कि क्या प्रोडक्ट यहाँ पर निकल रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की जिससे संभावनाएं बढ़ेगी कुछ और गेन करने की मार्क्स को। जैसे कि आप यहाँ पर पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि कुटीर उद्योग जो है वो प्राइवेट पर्सन के द्वारा व्यक्तिगत तौर पर या ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, जो बात बिल्कुल सही है। तो पहला पॉइंट आ गया आपको, व्यक्तिगत तौर पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है प्राइवेटली। ठीक है, अब प्राइवेटली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कैसे? अगर मान लीजिए आप टोकरी बना रहे हो तो आप अपनी फैमिली में आप उसका प्रोडक्शन करना चालू कर देते हो, और अगर आप इसको प्राइवेटली ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो आपके पास जो रिसोर्सेज है, सेकंड पॉइंट जो आप लिखोगे वो रिसोर्सेज, संसाधनों को लेकर के। तो इसके जो संसाधन होते हैं उस संसाधनों का भी आप लिख सकते हो कि प्राइवेट रिसोर्सेज होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कुम्हार हो तो कुम्हार अगर गढ़ा बनाना चाहता है तो मिट्टी ला करके उसका निर्माण चालू कर देता है। तीसरा बिंदु जो आप लिखोगे वो है लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, मतलब कि इसमें जो पैसे लगते हैं वो भी कम लगते हैं, उस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं। क्यों कम लगते हैं? क्योंकि आपका जो प्रोडक्शन एरिया होता है वो कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आप लिख सकते हो वो ये है कि यहाँ पे जो लेबर होते हैं वो फैमिली मेंबर्स ही जनरली आपको दिखाई देते हैं। अगला बिंदु अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं इनकी जो मार्केट है वो स्मॉल मार्केट आपके पास दिखाई दे रहा है, स्मॉल मार्केट आपके पास दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे लोकल टैलेंट का इस्तेमाल होता है। क्यों लोकल टैलेंट का वर्ड यहाँ पे यूज किया जा रहा है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे मान लीजिए कि आप एक कुम्हार है और आप घड़ा बनाना चाहते हो तो आप कुम्हार मतलब अपने ही आसपास के क्षेत्र से उस टैलेंट को उठाओगे और वो आपको घड़े का निर्माण करके देंगे। मतलब लोकल टैलेंट का आप यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, स्मॉल मार्केट यूज कर सकते हो, लेस कैपिटल आप इस्तेमाल कर सकते हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइज होता है आप ये बता सकते हो, इनके रिसोर्सेज या संसाधन होते हैं व्यक्तिगत तौर पर होते हैं आप ये बता सकते हैं। तो इस हिसाब से आपके पास जो पॉइंट है वो 2 मार्क्स की ओर आपको आगे बढ़ाएगा। बढ़ते अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि दामोदर नदी घाटी योजना कब और क्यों बनी? जब हम दामोदर नदी घाटी योजना की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट ने भी यहाँ पे काफी अच्छा पॉइंट लिखा है, उन्होंने ईयर भी बताया यहाँ पे 1948 को आया, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सिंचाई के लिए रिसोर्सेज के तौर पर काम आ रहा है, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के तौर पर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जो स्टूडेंट को है वो 2 मार्क्स में उन्हें मिलता है 1.5। अब इस 1.5 जो उन्हें मिला है उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम लिखते हैं ताकि हमें कुछ गेन हो सके एक्स्ट्रा मार्क्स 2 मार्क्स के लिए। तो जैसे कि अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो जो दामोदर नदी घाटी है, अब यहाँ पे तो बोला ही है कि व्हेन, कब, तो अगर आप देखोगे तो आपके पास वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया है और झारखंड वाला क्षेत्र, अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर आपके पास झारखंड से वेस्ट बंगाल तरफ जाएगा दामोदर नदी, मतलब कि जो दामोदर नदी है आप उसका ओरिजिन पॉइंट दे सकते हो झारखंड वाला क्षेत्र। और झारखंड में कब आया? तो यहाँ पर जो दामोदर नदी है यहाँ पर
दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट या दामोदर नदी घाटी योजना झारखंड में इसलिए लाया गया, डेट आप पहले लिख लो 7 जुलाई 1948, और 7 जुलाई 1948 के साथ ही साथ अब आप रीजन लिख लो, कारण था इसका जो कोर्स है, इसका जो बहने का जो बहाव है, जो इसका वे है, रास्ता है, वो इस कदर है कि ये काफी बाढ़ ला देता है। तो बाढ़ से बचने के लिए ये जो दामोदर नदी घाटी योजना लाया गया, ताकि स्पेशली ये जो झारखंड वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया है, यहाँ पर बाढ़ से बचाव किया जा सके। अब जब आपने यहाँ पर दामोदर नदी घाटी योजना ला ही लिया है, तो इसके कुछ अन्य फायदे भी लेने के लिए इसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के तौर पर आपको दिखाई दे रहा है, जिसे आप हिंदी में बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी होगा, मतलब कि आप विद्युत उत्पादन करोगे, साथ ही साथ यहाँ पर इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। इस हिसाब से इसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के तौर पर भी आप इसे लिख सकते हैं, तो आपका 2 मार्क्स जो है वो गेन हो सकता है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि लॉ अयस्क के प्रकार का उल्लेख कीजिए, मेंशन द टाइप्स ऑफ आयरन ओर। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इस 2 मार्क्स में यहाँ पे जो गेन हुआ है वो है 1.5 स्टूडेंट को मिला हुआ है। स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैग्नेटाइट, अब मैग्नेटाइट के साथ ही साथ आप इनके आयरन कंटेंट को भी लिखेंगे तो आपके पास और अच्छे मार्क्स गेन हो सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 70% आयरन कंटेंट यहाँ पे होता है। दूसरा आप यहाँ पे कलर लिखें, वो है ब्लैक एंड कलर, जिसकी वजह से आयरन कंटेंट 70% है, तो इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो काफी अधिक हो जाती है। सेकंड नंबर पर आपके पास हेमेटाइट की यहाँ पे बात कही गई है स्टूडेंट के द्वारा। अब हेमेटाइट में भी आप आयरन कंटेंट बता दीजिए, तो यहाँ पर जो आयरन कंटेंट होगा वो 65 to 70% आपके पास दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर इस हेमेटाइट की अगर हम कलर की अगर बात करें, तो कलर यहाँ पर आएगा रेड और ब्राउन। याद रखेंगे यहाँ पे जो कलर आएगा वह रेड और ब्राउन। उसके बाद आप लिखे सिडेराइट के बारे में। तो सिडेराइट में जब हम आयरन कंटेंट की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो आयरन कंटेंट आप लिख सकते हैं वो है 45% से 50% के आसपास। और यहाँ पे जो सिडेराइट के जो कलर की आप बात करोगे वो आप ब्राउन कलर लिखेंगे। लास्ट जो आप लिखोगे वो है लिमोनाइट। लिमोनाइट में 50% से कम 50% से कम आयरन कंटेंट आपके पास यहां पर दिखाई देता है, मतलब कि ये आपके पास एक लो ग्रेड का आयरन और दिखाई दे रहा है। अब इसकी बात करें कलर की, तो कलर यहां पर आप येलो कलर लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए आपका बन जाएगा, और मार्क्स गेन करने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 7, जो कि मैक्सिमम मार्क 4 है और वर्ड लिमिट 60 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले इसे देखते हैं। भारतीय कृषि स्वरूपों पर जलवायु का प्रभाव का वर्णन कीजिए, मीन्स डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एग्रीकल्चर फॉर्म्स ऑफ इंडिया। स्टूडेंट के द्वारा यह आंसर लिखा गया जो आपको दिखाई दे रहा है, और स्टूडेंट को जो गेन हुआ है इस 4 मार्क में 1.5। हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करते हैं जिससे कि हमारे पास संभावनाएं बढ़ेगी एक्स्ट्रा गेन करने की। यहां पर पहले स्टूडेंट ने क्या लिखा, देखिए स्टूडेंट ने मॉनसून के बारे में उन्होंने बताया है। एक अच्छा पॉइंट उन्होंने दिया कि मॉनसून के अत्यधिक आ जाने से क्या आ जाएगा, यहाँ पे फ्लड आ जाएगा, जिसकी वजह से क्रॉप खराब हो जाएगा। इस प्रकार का इन्होंने आंसर लिखा। साथ ही साथ इन्होंने बताया जो रिट्रीट मॉनसून है, मॉनसून का वापस होना, उसकी वजह से जिस जिस एरिया में इफेक्ट ये डालता है, जैसे कि इन्होंने बताया पंजाब, नॉर्दर्न इंडिया, यहां पर इन्होंने प्रभाव को लेकर के रबी क्रॉप की बात की है। ठीक, साथ ही साथ इन्होंने बताया कि अगर हम विंटर और समर की अगर बात करें तो वहां पर ये कुछ खरीफ, जायद, रबी क्रॉप की बात कर रहे हैं, और ऐसे में स्टूडेंट को जो गेन हुआ वो है 1.5। अब हमारा ये मानना है कि जब आपके पास भारतीय कृषि स्वरूपों के जलवायु के प्रभाव का वर्णन बोल रहा है, तो आप यहां पर अगर किसी की रिपोर्ट को लिखते हैं तो आपके पास मार्क्स अत्यधिक गेन हो सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर रिपोर्ट यूज करिए निकरा, NICRA। इस निकरा के रिपोर्ट को अगर आप लिखते हैं, निकरा है यहाँ पे नेशनल इनोवेशन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। जब आप इसके रिपोर्ट को देखते हैं तो यहां पर ये कहा गया है कि 2050 और एक रिपोर्ट 2080 का लेकर के एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो राइस है, जो चावल है, जो रेन फेड एरिया होता है, जहां पे अत्यधिक पानी होता है, वहां पर आने वाले समय में क्लाइमेटिक का ऐसा इफेक्ट पड़ रहा है कि जो राइस है या चावल है, उसका जो उत्पादन है वो 2.5% जो है वो
डिक्रीज हो जाएगा, गिर जाएगा या लगभग इतना प्रोडक्शन चले जाएगा, ऐसा वो कह रहे 2050 और 2080 में। कौन से राइस का? ऐसा राइस, वो चावल के उत्पादन की बात करें जो रेनफेड एरिया में या फिर अत्यधिक पानी वाले क्षेत्रों में लगाया जाता है। साथ ही साथ अब वो बोल रहे हैं कि जो इरिगेटेड एरिया होता है, जो सिंचित क्षेत्र होता है, जहां पे आप आज चावल का उत्पादन कर रहे हैं, वहां पर 2050 वर्ष की अगर तुलना करें तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे 7% तक का प्रोडक्शन चले जाएगा और डाउनफॉल हो जा रहा है। और अगर हम 2080 तक जाए तो बोलते हैं 10% तक का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे उन्होंने वीट की बात किया। वीट के लिए वो आधार दे रहे हैं वर्ष 2100 का। वर्ष 2100 में वीट मतलब गेहूं की बात चल रही है। वीट के लिए उनका कहना है कि 6 से 24% या लगभग 23% तक का गिरावट आ सकता है। साथ ही साथ उन्होंने एक और पॉइंट दिया कि अगर हम बात करते हैं जैसे कि चना की चिकपी भी हम कहते हैं, वहां पे जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। इस क्लाइमेटिक इफेक्ट का ऐसा प्रभाव पड़ रहा है कि वहां पे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन कितना बढ़ जाएगा? तो उनका कहना है 18% या फिर 23% से 54% तक का इंक्रीज हो जाएगा। किसमें? चना में, चना के प्रोडक्शन में। मतलब कि चना के प्रोडक्शन में पॉजिटिव या सकारात्मक प्रभाव आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार के जब हम रिजल्ट को जब हम लिखते हैं तो हमारे मार्क्स जो है वो काफी अच्छे गेन हो जाते हैं। निकरा आपको कहां से मिल जाएगा? आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो केंद्र सरकार की एक न्यूज वाली साइट है, अगर वहां पर भी आप जाते हो तो इस प्रकार के रिपोर्ट आपको दिखाई देने मिलते हैं। और ऐसे अगर आप रिपोर्ट की अगर आप डेटा को अगर आप लिखोगे तो आपके पास जो अंक है वो अच्छे खासे अर्जित यहाँ पर हो जाते हैं। साथ ही साथ आप जानते हो अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो खरपतवार है, जो कीट है, वो बढ़ जाते हैं, जिसे आप कहते हैं पेस्ट, कीट को इंग्लिश में खरपतवार को आप कहते हो वीड्स, वो बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है जो क्रॉप है उसका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार के जब आप पॉइंट यहां पर लिखोगे तो आपकी संभावनाएं बढ़ेगी और अधिक मार्क्स गेन करने की। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से वही 4 मार्क का है। वर्ड लिमिट आपके 60 है। क्वेश्चन आपके पास कह रहा है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन? व्हाइट रिवॉल्यूशन के डायमेंशंस क्या है? स्टूडेंट के द्वारा जो आंसर दिया गया इसमें उन्हें 2 मार्क्स गेन हुए। स्टूडेंट ने जो लिखा है उन्होंने बात की है कि व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन की बात करता है। उन्होंने बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू ये काम कर रहा है और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो मिल्क है एवरीडे इन द कंट्री एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है। ऐसा इन्होंने पॉइंट दिया और उनको 2 मार्क्स गेन हुआ। अब अगर हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो आप अच्छे पॉइंट और क्या लिख सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा मार्क्स आपको गेन हो यहाँ पर? तो अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आप सबसे पहले क्या करें, जब हम डायमेंशंस की बात करें तो आप यहाँ पे बताइए वो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। क्यों? क्योंकि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के जरिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपको नजर आएगी और उस कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए आपके पास इस मिल्क प्रोडक्शन या फिर दुग्ध उत्पादन के केंद्र आपको दिखाई देंगे। तो पहला पॉइंट आप ये लिखिए। दूसरा, आप केंद्र सरकार की जो डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में आप लिख सकते हैं। तीसरा, अब आप खुद देखिए आपके पास जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो सामान्यतः हम कहां की बात करते हैं? अमूल दूध, मतलब कि गुजरात वाले क्षेत्र की बात करते हैं। उसके बावजूद भी आप अमूल रायपुर में ले रहे हो, तो ये कैसे प्राप्त हो रहा है? तो आप उसके लिए एक और पॉइंट लिख सकते हो, वो है ग्रिड सिस्टम, मिल्क ग्रिड सिस्टम जो नेशनली बनाया गया है। मतलब कि प्रोडक्शन अगर गुजरात में हो रहा है तो वैसा ही दूध आज आपके पास रायपुर में आ रहा है, आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। साथ ही साथ जब यहाँ पे बात मिल्क प्रोडक्शन की हो रही है तो मिल्क प्रोडक्शन और बेहतर हो सके तो एक्स्ट्रा एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, वो है सरकार के द्वारा जो लाइफ स्टॉक होते हैं उनकी इंश्योरेंस स्कीम लाई गई है। लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम मतलब कि जो पशु हैं जिनका पालन किया जा रहा है उनके इंश्योरेंस के लिए एक स्कीम लाई गई है ताकि पशुपालक जो है वो मोटिवेट हो। साथ ही साथ एक्सटेंसिव क्रॉस ब्रीडिंग की बात की जाती है। क्यों? ताकि अच्छी नस्ल के पशु आपको मिले। आप इस प्रकार के जब पॉइंट्स को लिखते हो तो आपके पास ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर डायमेंशन की बात कर रहा है वहां पर आपके पास मार्क्स अच्छे गेन होते हैं। बढ़ते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर और यह है प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अबूझमाड़ पहाड़ी की विशेषताएं लिखिए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अबूझमाड़ हिल। जब आप इस क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 जरूर है मगर मैक्सिमम मार्क 4 दिया गया, वर्ड लिमिट 60, मतलब 60
वर्ड लिमिट दी गई है। इसमें स्टूडेंट के द्वारा जो आंसर लिखा गया है इसमें उन्हें 3 मार्क्स गेन हुए, एक अच्छा मार्क्स इन्होंने गेन किया। इन्होंने जो एक्स्ट्रा मार्क्स जो गेन कर रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है 4 में 3, तो ये कैसे गेन किया, इनके पॉइंट्स को अगर हम देखें तो इन्होंने देखो नारायणपुर बीजापुर, मतलब एक अच्छा पॉइंट इन्होंने बताया। तो आप यहाँ पे जो ऐड कर सकते हो वो है पहला पॉइंट लोकेशन को लेकर के। जब बात लोकेशन की आएगी और छत्तीसगढ़ के अगर सदर्न स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार के आपके पास छत्तीसगढ़ है, और इस छत्तीसगढ़ में उन्होंने ये नारायणपुर और बीजापुर वाले क्षेत्र की बात की, मतलब आप लोकेशन बता सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, जब यहाँ पे अबुझमाड़ पहाड़ियों की अगर बात चल रही है तो यहाँ पे रहेगा आपके पास ये अबुझमाड़ की पहाड़ियां, और इस अबुझमाड़ की पहाड़ियों का लोकेशन जब आपने जिला बता दिया तो अब आप ये बताइए कि ये जो अबुझमाड़ है ये मैक्सिमम रेनफॉल वाला एरिया है, मतलब कि अत्यधिक यहाँ पर बारिश होती है। साथ ही साथ आप, क्योंकि यहाँ पे अबुझमाड़ या पहाड़ियों की आप बात कर रहे हो तो ये हाईली हिली एरिया है, और ये हिली एरिया है तो यहाँ पे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में आप बता सकते हो कि यहाँ पे जो कृषि की जाती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, स्थानांतरित कृषि के बारे में आप बता सकते हो। अब स्थानांतरित कृषि जो कर रहे हैं, क्योंकि अबुझमाड़िया वाला क्षेत्र है तो यहाँ पर आप अबुझमाड़ी ट्राइब के बारे में आप लिख सकते हो, जिस प्रकार से स्टूडेंट ने भी यहाँ पर लिखा है अबुझमाड़िया ट्राइब। यहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया गया है, इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की गई है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखिए ये अबुझमाड़ हिल एरिया है, तो ये हिली एरिया होने की वजह से, पहाड़ी एरिया होने की वजह से यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफी कम आपको मिलेगी, तो आप उसके भी डेटा को आप लिखिए तो आपके पास एक एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा। अब हम कुछ पॉइंट्स की ओर चलते हैं जो स्टूडेंट ने लिखा है, जैसे कि यहाँ पे साल और सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, साथ ही साथ ये आयरन और बेल्ट में आपके पास दिखाई दे रहा है। कुछ इन्होंने वाटरफॉल्स की बात की है, ये अगर आप लिखते हैं तो आपके पास जो मार्क्स हैं वो काफी अच्छे बढ़ सकते हैं। बढ़ते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। यह है प्रश्न क्रमांक 10, जिसमें कि स्टूडेंट को मार्क्स जो गेन हुए हैं वो देखिए वो हुए 5.5। यहां पर जो मैक्सिमम मार्क है वो है 8, और शब्द सीमा या फिर वर्ड लिमिट जो दी गई है वो 100 दी गई है। अब 100 वर्ड लिमिट में आपके पास क्वेश्चन का आंसर भी काफी बड़ा लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क आपके पास 8 है। अब आप यहां पर क्या लिखोगे, देखो यहां पे बोला है डिस्क्राइब द शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू छत्तीसगढ़, मतलब कि छत्तीसगढ़ को लेकर के आप आंसर लिखोगे ही, साथ ही साथ इंडिया के भी पॉइंट्स लिख सकते हो। जैसे स्टूडेंट ने बात कही है, स्टूडेंट ने यहाँ पे उत्तर प्रदेश वाला एरिया बताया जहां पे शुगर इंडस्ट्री है, उन्होंने कानपुर के बारे में बताया, उन्होंने बिहार के भी बारे में बताया है, इस प्रकार का उन्होंने पॉइंट इंक्रीज किया है। और अगर देखा जाए तो साथ ही साथ कुछ उन्होंने देखिए दरभंगा रीजन के बारे में भी बताया है यहाँ पर, और उन्होंने छत्तीसगढ़ के भी पॉइंट को इंक्लूड किया है, तब जाकर के उनके पास ये मार्क्स गेन हुआ। मतलब कि आप जब छत्तीसगढ़ को फोकस कर रहे हो तो आप एक काम करिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले छत्तीसगढ़ के पॉइंट को ही उठाइए, क्योंकि उन्होंने स्पेशल रेफरेंस टू छत्तीसगढ़ बोला है, तो उनका पहला ध्यान यही रहेगा एग्जामिनर का कि आपने छत्तीसगढ़ वाला पॉइंट लिखा है कि नहीं। उसके बाद आप इंडिया के दूसरे एरिया में आप जाइए, ठीक है, जैसे कि आप कवर्धा वाला एरिया ले सकते हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, ठीक, तो आप यहां पर कवर्धा वाला एरिया पकड़िए। कवर्धा, इस कवर्धा में आपके पास 2 एरिया मिल जाएगा, एक रामहेपुर और दूसरा पंडरिया। तो रामहेपुर में आप भोरमदेव शक्कर कारखाने के बारे में बताइए, वो कब स्टैब्लिश हुआ, उसका उत्पादन कितना है, वहां पे अगर इथेनॉल प्लांट है तो आप उसके बारे में बताइए। साथ ही साथ इसी कवर्धा वाले क्षेत्र में पंडरिया वाले शक्कर कारखाने के बारे में बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कब स्थापित हुआ। अगर हम बात करें सूरजपुर की, तो सूरजपुर में आपका स्केरता, जहां पर आपके पास मां महामाया शुगर इंडस्ट्री है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। आप अगर जाते हैं नीचे की ओर, नीचे की ओर जाते हैं तो आपके पास यहां दिखाई देता है बालोद, और बालोद में जब आप जाते हो तो बालोद में करका भाटा, जहां पे मां दंतेश्वरी शुगर कारखाने के बारे में आप बता सकते हो। बेमेतरा में आप जाइए, बेमेतरा वाले एरिया में आप जाते हो तो वहां पे चंदनू शुगर कारखाना आपके पास दिखाई देता है। तो ये जितने शुगर कारखाने हैं आप इनके नाम को स्टार्टिंग में आप लिखते हैं तो आपके पास चांसेस बढ़ते हैं एक अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आकर्षित करना एग्जामिनर को, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट ने भी लिखा है, यहाँ पर देखिए उन्होंने भी बताया कि भोरमदेव शुगर कारखाना कवर्धा में, मां दंतेश्वरी शुगर कारखाना बालोद करका भाटा, और महामाया शुगर मिल उन्होंने सूरजपुर कीर्ता का बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल पंडरिया। ऐसे पॉइंट जब आप लिखते हैं, उनकी स्टैब्लिश्ड ईयर यानी कि वो कब वर्तमान में स्थापित किए गए थे, आप उसके वर्ष को भी लिखिए, उनका उत्पादन क्या है अगर आपको पता है वो लिखिए, अगर वहां पे कहीं इथेनॉल प्लांट लाया जा रहा है तो वो आप बताइए, तो आपके पास
एक्स्ट्रा मार्क्स गेन होंगे। बढ़ते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 या क्वेश्चन नंबर 11 जो बात कह रहा है वो ये कह रहा है कि भारत में ग्रामीण प्रवास के कारणों का विवरण कीजिए। गिव द डिस्क्रिप्शन अबाउट द रूरल माइग्रेशन इन इंडिया। इसकी बात कर रहा है। मैक्सिमम मार्क्स 8 है, वर्ड लिमिट आपके पास 100 है। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपके पास स्टूडेंट को जो गेन हुआ है वो है 5 नंबर, 5 मार्क्स इन्होंने गेन किया, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स इन्होंने गेन किया। अब हम देखते हैं कि हम कौन कौन से पॉइंट की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट ने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का उन्होंने बताया है कि पीपल जो एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए चले जाते हैं। उन्होंने ज्योग्राफिकल या भौगोलिक कारणों की बात की है। भौगोलिक कारणों में उन्होंने बताया जैसे कि एनवायरमेंट, फ्लड का आ जाना, बाढ़ का आ जाना, सूखा पड़ जाना। साथ ही साथ उन्होंने सोशल कॉज, सामाजिक कारणों को बताया। सामाजिक कारणों में उन्होंने बताया जैसे कि पॉवर्टी, गरीबी के लिए एक अच्छा पॉइंट उन्होंने दिया, शिक्षा को लेकर के दिया। उन्होंने आर्थिक तौर पे भी एक कारण बता दिया है, जो कि उन्होंने बताया कि आर्थिक तौर मतलब कि अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वो विलेज से शहर की ओर बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट वाइज, तो आप सबसे पहले आप यही ऐसे ही पॉइंटों को आप आगे बढ़ा सकते हो कि बेटर लाइवलीहुड के लिए। बेटर लाइवलीहुड मतलब कि बेहतर आजीविका के लिए, पहला पॉइंट आपके पास आ गया। तो बेहतर आजीविका का आधार क्या है? बेहतर आजीविका का आधार ये होता है कि आपके पास वहां पे बेस्ट एजुकेशन मिलना चाहिए, एक अच्छी हेल्थ केयर मिलना चाहिए, और जाहिर सी बात है इसलिए लोग पलायन कर जाते हैं। दूसरा पॉइंट जो आप लिख सकते हैं वो है वर्कफोर्स। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे रूरल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर कौन जा रहा है? वो लोग जा रहे हैं जो एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा? उन्हें जॉब कब मिलेगा? क्योंकि शहर की ओर जब वो बढ़ते हैं तो वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, औद्योगिकीकरण हो चुका है, तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा दिखाई देती है। मतलब कि यही रूरल कंडीशंस के जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र जो हमारे भाई बंधु हैं, वो वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं एक वर्क फोर्स की तरह। और वो वर्क फोर्स या फिर आप उसे लेबर कह सकते हैं, या फिर आप उसे एक हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जनरली नहीं है कि आप ये कहो कि सिर्फ लेबर ही जाते हैं, हाई स्किल्ड पर्सन भी जाते हैं। इसलिए आप वहां पे जो इस्तेमाल करोगे वर्ड वो है वर्क फोर्स। वर्क फोर्स दिखाई देता है जाने के लिए। क्यों? क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। साथ ही साथ आप यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जो रूरल कंडीशंस होती है वहां पर गरीबी आपको दिखाई दे रही है, तो गरीबी उन्मूलन के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। क्यों? क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटी तो आपको शहरों में दिख रहा है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है जब आप यहाँ पे लिखते हैं तो आपके पास एक अच्छे मार्क्स गेन होते हैं। साथ ही साथ जब आप रूरल या फिर ग्रामीण क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो वहां पर बदलते हुए जो एनवायरमेंट है या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसका प्रभाव अत्यधिक दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए अगर बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, तो ऐसे कंडीशंस में भी उन्हें पलायन करना पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 12। ये मैक्सिमम मार्क 10, जहां पे जो वर्ड लिमिट दी गई है 125। यहां पे जो स्टूडेंट ने जो आंसर लिखा है वो है भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का मूल्यांकन कीजिए, या फिर इवेल्युएट द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। यहां पर स्टूडेंट ने जब आंसर लिखा तो उन्हें जो गेन हुआ है वो गेन हुआ है 5.5, 10 मार्क्स पे। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात कही गई तो उन्होंने सोलर एनर्जी के बारे में बात किया है। देखिए मतलब कि सौर एनर्जी। उन्होंने जो बताया वो विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी मतलब कि वाटर से मिलने वाली ऊर्जा के बारे में बात किया। उन्होंने जियोथर्मल एनर्जी के बारे में बताया है, बायोमास की उन्होंने बात किया, बायोगैस की बात किया। आप साथ ही साथ यहाँ पे विंड एनर्जी उन्होंने लिया, आप टाइडल एनर्जी ले लीजिए, आप वेव एनर्जी आप ले सकते हैं, आप न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास गेन हो जाता है यहाँ पर एक अच्छा खासा मार्क्स। अब हम बढ़ते हैं इसके जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इसी में जो एक और ऑप्शन था वो चलते, वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, टफ भी है थोड़ा। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये काफी क्वेश्चन टफ भी है और अच्छा भी है, अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे आप गेन करेंगे। स्टूडेंट ने इसे नहीं लिखा है, हम इसे अटेम्प्ट करते हैं। देखिए जब हम ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास इंडिया का उत्तरी भाग की अगर बात किया जाए तो ये नेपाल वाला क्षेत्र आ गया, और ये आपके पास नॉर्थ ईस्ट, ये तो आपके पास अगर हम प्लेन एरिया की अगर बात करें तो ये है आपके पास नॉर्दर्न प्लेन, उत्तर के मैदान।
अब इस उत्तर के मैदान का आप सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, पॉइंट लिखने के लिए आप इसके पोजीशन को बताइए, आप लोकेशन को बताइए। तो लोकेशन को बताने के लिए आप ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शिवालिक आपके पास मिल जाएगा, हिमालय श्रेणियां। तो शिवालिक हिमालय श्रेणियां के नीचे और यहाँ पर आपके पास मिलेगा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। मतलब कि आप इसके लोकेशन को आप बता सकते हैं, शिवालिक श्रेणियों के नीचे और प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। दूसरा आप बता सकते हैं, ये जो आपके भारत के उत्तर के जो मैदान है या फिर नॉर्दर्न प्लेन है, वो 3 प्रकार की नदियों से बने हुए आपके पास दिखाई दे रहा है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ये वाला अगर क्षेत्र की अगर मैं यहाँ बात करूं, तो यहाँ पर आप पंजाब प्लेन लिख सकते हैं, जो कि इंडस नदी या सिंधु नदी के द्वारा बनाया हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर आप मध्य भाग की अगर बात करें, तो आपका गंगा के मैदान के बारे में आप लिखिए। अगर आप इस नॉर्थ ईस्ट की अगर आप बात करते हो, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की अगर बात करते हो, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी आपके पास दिखाई देती है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया मैदान। एक और पॉइंट आपके पास मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट जो आप लिख सकते हो, शिवालिक के नीचे कुछ पॉइंट, जैसे कि आप भाबर के बारे में लिखो। भाबर होते बड़े बड़े जो बुलडोजर्स होते हैं, जहां पे नदियां क्या हो जाती है, इनलैंड हो जाती है, जमीन के अंदर चली जाती है। उसके बाद आप तराई रीजन के बारे में लिखिए। तराई मतलब कि जहां पे पुनः नदी आ जाती है, दलदली क्षेत्र आपके पास मिलता है। फिर आप भांगर और खादर के बारे में लिखिए। भांगर मतलब कि जो ओल्ड अलुवियल सॉइल है, मतलब कि पुरानी जलोढ़ मृदा है। खादर के बारे में लिखिए, जो कि न्यू अलुवियल सॉइल है, जो कि नवीन जलोढ़ मृदा है, जो कि बाढ़ के द्वारा लाया जाता है। आप इस प्रकार के बारे में पॉइंट्स लिखिए। आप यहां लिख सकते हैं, क्योंकि ये काफी उपजाऊ क्षेत्र है, जलोढ़ मृदा के बारे में बना हुआ है, जलोढ़ मृदा माफ करिए, जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, तो काफी उपजाऊ है। और अगर ये उपजाऊ है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे होगी, ज्यादा होगी, उसके बारे में आप लिख सकते हो। आप यहाँ पे क्रॉप्स के बारे में लिख सकते हो, कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है, वीट, राइस। तो ऐसे पॉइंट का अगर आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हो, तो आपके जो मार्क्स है वो काफी अच्छे गेन होंगे। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। ऐसे ही एनालिसिस लेकर के उड़ान IAS अकेडमी आता रहेगा। टिल दैट, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।